गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग मैग्नेटिक पोल से एक पॉइंट और डिस्कस करेंगे और उसके बाद अर्थ मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे। तो मैग्नेटिक पोल्स का एक पॉइंट और क्या है, फॉर एक पॉइंट की तरह इसको यूज करना। जितने भी पॉइंट पढ़ाया था मैंने, फॉर ए करेंट लूप, फॉर अ करेंट लूप में करेंट मान लेते हैं, करेंट आई एंड लूप का रेडियस आर। फॉर ए करेंट लूप के लिए मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कैसे लिखते थे, म्यू इक्वल टू आई इंटू पाई आर स्क्वायर। तो करेंट लूप का मैग्नेटिक मोमेंट इस तरह से लिखते थे और इसको मैं करेंट लूप को मैं मैग्नेटिक डायपोल की तरह ट्रीट कर सकता हूं। याद करो, सेंटर पर डायपोल ट्रीट करेंगे अलोंग द एक्सिस। जिस तरफ से करंट एंटी क्लॉकवाइज दिखे उधर नॉर्थ पोल, जिस साइड से क्लॉकवाइज दिखे उस तरफ का पोल को साउथ पोल बोलेंगे। तो अगर इस मैग्नेटिक डायपोल का डिस्टेंस, दोनों पोल्स के बीच का डिस्टेंस d है और पोल स्ट्रेंथ m है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, मैग्नेटिक मोमेंट को डायपोल के टर्म में मैग्नेटिक मोमेंट को पोल स्ट्रेंथ इंटू डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स। ये बात क्लियर हो गया। मैं इसको एरिया की तरह यूज करता हूं, ए। तो m कितना लिख सकता हूं मैं, आई इंटू ए अपॉन डी। यहां से मैं पोल स्ट्रेंथ का यूनिट और डायमेंशन पर बात करना चाहता हूं, क्योंकि पोल स्ट्रेंथ देगा तो उसका कुछ यूनिट भी होगा। तो पोल स्ट्रेंथ का यूनिट क्या होगा, कैसे देखेंगे, एम्पियर। ये मीटर स्क्वायर है और ये मीटर है, तो एक मीटर कैंसिल हो जाएगा तो मीटर, एम्पियर मीटर। तो एसआई यूनिट क्या बनेगा, एसआई यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ का एसआई यूनिट एम्पियर मीटर, जिसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। डायमेंशन भी लिख सकते हैं। डायमेंशन क्या हो जाएगा, आई या ए और एल। पोल स्ट्रेंथ का डायमेंशन फार्मूला एल ए। करंट को ए भी लिख सकते हैं, आई भी लिख सकते हैं। इसको और अरेंज करें तो m0 l t0 a, इस फॉर्मेट में अरेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से किसी करंट लूप के कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग पोल स्ट्रेंथ फाइंड कर सकते हैं और पोल स्ट्रेंथ का वैल्यू बनेगा ये। अब अगर कोई सोलेनॉइड हो तो सोलेनॉइड में बहुत सारे टर्न्स होते हैं, तो हर एक टर्न को एक मैग्नेटिक डायपोल की तरह हम लोग ट्रीट कर सकते हैं। तो वही लिखने जा रहे हैं हम लोग। फॉर ए क्लोजली wound solenoid, each turn for a closely wound solenoid, each loop, each turn
each term can be assumed as current loop. Each term can be assumed as current loop placed side by side and each term can be taken as a magnetic dipole. तो अगर कोई क्लोजली बाउंड सोलेनॉइड है, क्लोजली तो मैं नहीं दिखाया हूं, इसको एज्यूम करो क्लोजली बाउंड है, तो हर एक टर्म को एक डाइपोल की तरह हम लोग ट्रीट कर सकते हैं। अगर मैं कहूं कि इसका लेंथ L है सोलेनॉइड का, और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ नहीं लिख रहा मैं, हालांकि उसके टर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, मैं टर्म यूज कर रहा हूं n, नंबर ऑफ टर्न्स, ये सिर्फ नंबर ऑफ टर्न्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर स्मॉल एन लिखना है तो n/L, हालांकि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ लिखना है तो यही बनेगा। अब मैं इसको कैसे दिखा सकता हूं, तो अगर करंट, मान लेते हैं कि इसका रेडियस, सोलेनॉइड का रेडियस R है और करंट इसमें I है, तो एक टर्न का मैग्नेटिक मोमेंट कितना बनेगा, I इंटू पाई R स्क्वायर। ये एक टर्न का मैग्नेटिक मोमेंट बनेगा, और इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, पोल स्ट्रेंथ इंटू डी, पोल स्ट्रेंथ इंटू एक डाइपोल का बीच का, एक डाइपोल के पोल्स का सेपरेशन। अगर मुझे ये मालूम है करंट दिया हुआ रहेगा, रेडियस दिया हुआ रहेगा, करंट दिया हुआ हो, रेडियस दिया हुआ हो, अगर मैं डी फाइंड कर लूं तो पोल स्ट्रेंथ फाइंड कर सकता हूं ईच डाइपोल का। तो देखो, तो मैं डी फाइंड कर सकता हूं कैसे, मेरे पास कितने डाइपोल्स बने, n लूप्स, तो n डाइपोल्स और n डाइपोल्स, एक डाइपोल के बीच का सेपरेशन कितना, एक डाइपोल के लिए कितना लेंथ लिया मैंने, स्मॉल d, एक डाइपोल के लिए मैंने स्मॉल d, तो n डाइपोल के लिए कितना होगा, nd, और सबको मिलाकर के डिस्टेंस कितना, L। तो यहां से हम लोग स्मॉल d फाइंड कर सकते हैं, तो d इक्वल टू कितना, L/n। और अगर अपने को d पता चल गया, तो यहां से हम मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड कर, सॉरी पोल स्ट्रेंथ, ये पोल स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो पोल स्ट्रेंथ हम लोग फाइंड कर सकते हैं ईच डाइपोल का। तो पोल स्ट्रेंथ कैसे फाइंड कर लेंगे हम लोग, यहां से मैं लिखने जा रहा हूं, m इक्वल टू I पाई R स्क्वायर अपॉन D, और D को क्या लिख सकते हैं, L/n, I पाई स्क्वायर L/n। ये तुम्हारा पोल स्ट्रेंथ हुआ अगर करंट, रेडियस, नंबर ऑफ टर्न्स और सोलेनॉइड का लेंथ दिया हुआ हो तो। अब ध्यान देना, हर एक डाइपोल, ऐसा अपने पास कितना डाइपोल्स है, n डाइपोल्स है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, इस तरह से नॉर्थ पोल, साउथ पोल। इस पूरे डाइपोल को मिला करके एक डाइपोल बोलो या एक मैग्नेट बोलो,
इस पूरे डायपोल को मिला करके एक डायपोल या एक मैग्नेट बना सकते हैं, जिसका नॉर्थ पोल ये और साउथ पोल ये, और जिसका लेंथ एल, स्मॉल एल था, कैपिटल एल लिखा था। अच्छा, यहाँ पर कैपिटल एल लिख दिया, यहाँ पर स्मॉल एल, मैं इसको कैपिटल एल बना देता हूँ। तो देखो, तो इस सोलेनोइड के बदले मैं एक मैग्नेट बना सकता हूँ, ये मैग्नेट, और मैग्नेट का पोल स्ट्रेंथ भी तुम्हें पता होगा और उसका लेंथ तो तुम्हें गिवन है ही। जो लेंथ बनेगा सोलेनोइड का वही लेंथ बनेगा मैग्नेट का। तो इस सोलेनोइड के बदले तुम एक मैग्नेट रिप्रेजेंट कर सकते हो, जिसका पोल स्ट्रेंथ भी बता सकते हो और सेपरेशन तो है ही। अगर तुम्हें कभी बोल दे, मैं क्वेश्चन भी देने वाला हूं कि इस सोलेनोइड से डी डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड बताओ, किसी सर्टेन डिस्टेंस पर, सोलेनोइड से सर्टेन डिस्टेंस पर, और अपने को दिया हुआ सिर्फ क्या रहे, करंट और रेडियस और सोलेनोइड का लेंथ दिया हुआ रहे। ये तीन इंफॉर्मेशन अपने को पता रहे। तो हम लोगों ने सोलेनोइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड अंदर निकालना सीखा है, बाहर निकालना नहीं सीखा है। हालांकि उस फार्मूला का म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, इसका यूज करके बाहर भी निकाल सकते हैं, लेकिन अपने को यहां पर n नहीं पता। अगर l दे दे, i दे दे, r दे दे, तो इसके कारण यहां इस फार्मूला का यूज करके भी फाइंड कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अपने को n नहीं पता, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ नहीं पता, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ टर्न्स नहीं बताया है। तो अगर नंबर ऑफ टर्न्स ना बताए तो हम कैसे करेंगे, और अगर नंबर ऑफ टर्न्स बता दे तो हम लोग बता सकते हैं। तो अगर नंबर ऑफ टर्न्स गिवन हो तो इस फार्मूला का यूज करके भी हम लोग यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस पर फाइंड कर सकते हैं सोलेनोइड के बाहर। लेकिन अगर मैं इस सोलेनोइड को मैग्नेट की तरह ट्रीट कर लूं, तो बाहर मैग्नेटिक फील्ड अगर फाइंड करना अपने को, तो मैग्नेट के कारण मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला हम लोग जानते हैं, डायरेक्ट फार्मूला यूज कर लेंगे। और फार्मूला नहीं यूज करेंगे तो एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज के कारण यहाँ पर फील्ड अवे होगा, निगेटिव मैग्नेटिक चार्ज के कारण फील्ड टुवर्ड्स होगा। पॉजिटिव के कारण अवे, निगेटिव के कारण टुवर्ड्स। तो यहाँ पर एक्सिस पर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, दिस माइनस दिस, जिसका मैंने फार्मूला भी लिखा था। तो फार्मूला भी यूज कर सकते हो, और नहीं तो तुरंत फाइंड भी कर सकते हो। इसके कारण यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, इसके कारण यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि तुम पोल स्ट्रेंथ इस फार्मूला से फाइंड कर लोगे। ये डिस्टेंस तुम्हें पता है, तो इस पोल स्ट्रेंथ के कारण यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, इस पोल स्ट्रेंथ के कारण यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड। तो फार्मूला से भी फाइंड कर सकते हो या डायरेक्ट यूज कर लो पोल स्ट्रेंथ के कारण मैग्नेटिक फील्ड। एक ऐसा ही क्वेश्चन मैं देने जा रहा हूं, जिसको हम लोग सोलेनोइड को मैग्नेट की तरह कन्वर्ट करके उसके एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे। तो मैं क्वेश्चन देने जा रहा हूं। क्वेश्चन कैसा है, क्वेश्चन ऐसे है, ए सोलेनोइड ऑफ लेंथ 10 centimeter and radius 1 centimeter contains 200 tons and carries a current
10 एम्पियर। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड, find the magnetic field at a point on the axis at a distance of 10 centimeter, at a distance of 10 centimeter from the center। ये क्वेश्चन है। कैसे इसको सॉल्व करेंगे? इसको पहले मैं अभी मैग्नेट के टर्म में कन्वर्ट करके एक्सप्लेन करता हूं, फिर मैं कोशिश करता हूं कि सोलेनॉइड के फॉर्म में ही इसको एक्सप्लेन कर दूं। तो टर्न्स कितना है? 200। करंट कितना है? 10 एम्पियर। रेडियस दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। तो मैं कैसे लिख सकता हूं? ईच डाइपोल के लिए, ईच लूप के लिए m इंटू डी इक्वल टू आई इंटू पाई आर स्क्वायर। यहां से मैं d लिख सकता हूं, क्योंकि मेरे पास 200 डाइपोल्स बनेंगे। ऐसा 200 डाइपोल्स बनेगा और 200 का लेंथ दिया हुआ था। देखो तो लेंथ कहाँ दिया हुआ है? लेंथ 10 सेंटीमीटर। सोलेनॉइड का लेंथ 10 सेंटीमीटर। तो मैं बोल सकता हूं यहां से 10 सेंटीमीटर इक्वल टू n इंटू डी। n डाइपोल्स था, n की जगह 200। इसको मैं इधर सॉल्व कर लेता हूं। d इक्वल टू 10/200। अगर मैं इसको सेंटीमीटर में कहूँ तो ये भी सेंटीमीटर में हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 1/20 सेंटीमीटर। अब ध्यान दो, मैं d पता कर लिया, तो अब पोल स्ट्रेंथ तो मैं पता कर ही लूंगा, क्योंकि d पता है, करंट पता है, रेडियस पता है। तो पोल स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा? m इक्वल टू आई पाई आर स्क्वायर बाई डी। आई कितना? 10 एम्पियर। पाई रेडियस एसआई में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर यूनिट देख लो, सब सीजीएस में, सीजीएस तो एसआई में कन्वर्ट करेंगे। यूनिट में कोई कंफ्यूजन नहीं। रेडियस इसका स्क्वायर करेंगे 1 सेंटीमीटर यानी कि 10⁻² मीटर। रेडियस का स्क्वायर करेंगे तो 10⁻⁻4 अपॉन डी कितना? सेंटीमीटर में 1/20। मीटर में करेंगे 10⁻²। इसको अरेंज करेंगे तो ये देखो तो 20 ऊपर चला जाएगा, तो 20 का एक जीरो, ये जीरो, 10⁻² बनेगा। 10⁻², यानी कि ये कैंसिल, यानी कि 2 पाई। और पोल स्ट्रेंथ का यूनिट मैंने एक्सप्लेन किया था, एम्पियर मीटर। अब मैं इस पूरे सोलेनॉइड को एक मैग्नेट की तरह ट्रीट कर सकता हूं। कैसे? नॉर्थ पोल, साउथ पोल, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, और पोल स्ट्रेंथ पता है अपने को, और ये डिस्टेंस कितना?
10 सेंटीमीटर। तुमसे क्या बोला था, इसके सेंटर से 10 सेंटीमीटर, ये तो टोटल 10 सेंटीमीटर है, इसके सेंटर से 10 सेंटीमीटर पर मैग्नेटिक फील्ड, मतलब इसे सोलेनोइड से बाहर की बात किया जा रहा है, सोलेनोइड से बाहर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो मैं बोल सकता हूं ये 5 सेंटीमीटर है, सेंटर से 10, क्योंकि ये 10 है तो ये 5 और ये 5, सेंटर से 10 सेंटीमीटर पर मैग्नेटिक फील्ड। बी एट पी फाइंड करना है तुम्हें। तो मैंने इसको मैग्नेट में कन्वर्ट कर दिया, और मैग्नेट के कारण एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला अपने को पता है। कैसे लिखते हैं, याद करो एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे लिखते थे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 m r अपॉन r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर, जहां l क्या है, इसका हाफ, इसको 2l मैंने बोला था, तो l मेरा ये है, ध्यान करना, ये 2l मैंने बोला था, तो ये l, तो l यहाँ कितना हो जाएगा 5, और r कितना हो जाएगा, ये मेरा r है जो कि 10 सेंटीमीटर है। तो इसका फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। यहां पर मैंने निगलेक्ट नहीं किया, मैंने ये फार्मूला यूज नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि आर एल के कंपेरेटिवली निगलेक्ट नहीं कर सकते, सॉरी एल को आर के कंपैरिजन में निगलेक्ट नहीं कर सकते। आर देख लो 10 है तो एल 5 है, हाफ है, एल आर का हाफ है, तो यहाँ पर निगलेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए मैंने पूरा फार्मूला लिखा है। हाँ, ये अगर मीटर में होता और ये सेंटीमीटर में होता तो निगलेक्ट करता मैं, तो क्यों नहीं निगलेक्ट किया, ये भी आना चाहिए। और क्यों निगलेक्ट करते हैं, कब निगलेक्ट करते हैं, कब नहीं निगलेक्ट करेंगे, ये बहुत अच्छे से आना चाहिए। जब आर मच ग्रेटर देन एल हो तभी निगलेक्ट किया करो। यहाँ दोनों का कंपेरेटिवली दिया हुआ लेंथ, कंपेरेबल है दोनों, आर और एल कंपेरेबल है, इसलिए निगलेक्ट मैंने नहीं किया यहाँ। तो ये फार्मूला यूज नहीं किया मैंने। अगर ये फार्मूला याद ना हो तो भी बहुत आसानी से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर सारा पता है, एम कितना लिखेंगे, मैग्नेटिक मोमेंट पोल स्ट्रेंथ इनटू 2l, और 2l का मतलब 10 सेंटीमीटर, 2l का मतलब 10 सेंटीमीटर। पोल स्ट्रेंथ मैंने यहाँ फाइंड किया है, देख लो, मैं वैल्यू रख देता हूँ। इसका वैल्यू 10⁻⁷ 2 m का वैल्यू पोल स्ट्रेंथ इनटू 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर यानी कि 0.1। ये R कितना 10 सेंटीमीटर, 0.1 अपॉन R स्क्वायर, R कितना था 10, 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, और ये क्या है 5 है, L 25, 75 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, ये का स्क्वायर, यानी कि 75 इंटू 75, और सेंटीमीटर को मीटर में करूंगा तो 10⁻⁻4 होगा, नहीं 10⁻⁻2 का स्क्वायर 10⁻⁻4, और 10⁻⁻4 का स्क्वायर 10⁻�8। देख लो, ये सब यूनिट बहुत अच्छे से आना चाहिए। इसको मैं कह सकता हूं, सॉरी ये ऐसे नहीं करना चाहिए, 75 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये मिलकर के कितना आया 75, यहां देख लो, और यूनिट क्या बनेगा सेंटीमीटर का स्क्वायर, सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब पूरे का स्क्वायरिंग है,
तो 75 का स्क्वायर 75 इंटू 75 और बन जाएगा सेंटीमीटर का पावर 4। 75 इंटू 75 और सेंटीमीटर को 10⁻⁻² का पावर 4 मीटर 4, ऐसा कुछ बनेगा। यूनिट यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि यूनिट अपना सारा कैंसिल हो जाएगा। अपने को एसआई में सिर्फ लिखना है, सब कुछ एसआई में लिखेंगे तो ये टेस्ला में आएगा। तो वैल्यू कितना बनने जा रहा है इसका, यही कैलकुलेशन में देख लो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि तुमसे बहुत ज़्यादा गलत होने का चांस है यहाँ। तो इसका वैल्यू कैसे रखेंगे, 75 इंटू 75 इंटू 10⁻⁻8, सब कुछ एसआई में रख दिया। आएगा आंसर वो टेस्ला में आएगा। अब इसका वैल्यू देख सकते हो, इसको कैलकुलेशन करूंगा तो ऊपर जाएगा 10, ऊपर 10 जाएगा। अब इसका वैल्यू मैं और कैसे फाइंड करता हूँ, ऊपर मैं क्या करता हूँ 2 बार 100 लिखता हूँ ताकि मैं इसको कैंसिल कर सकूँ 75 को। तो 2 बार 100 लिखूंगा तो इसके बदले 10⁻⁻4, अपने मन से मैंने ये लिखा था, नीचे 75 यहाँ 4 पाई, और देखो तो 1.1 एक 10 से कैंसिल, एक पॉइंट बचा हुआ है 0.1 यानी कि 10⁻⁻1 ये, और ये वाला 4 पाई, ये मैग्नेटिक फील्ड है। वैल्यू कितना आया, यहां से 464 पाई अपॉन 9 इंटू ये कितना बन जाएगा 10⁻⁻5। इसका वैल्यू कितना बनेगा, इसका वैल्यू जो भी बने इसको कैलकुलेट करके हम लोग देख लेंगे। तो मेरा फाइनली ये वैल्यू आया। अब हम लोग पढ़ेंगे अर्थ मैग्नेटिज्म। अर्थ मैग्नेटिज्म, अर्थ को नेचुरल सोर्स ऑफ मैग्नेट माना गया है, लेकिन ये मैग्नेट, अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे आया वो किसी को नहीं पता। लेकिन ऐसा बिलीव किया जाता है कि अर्थ के अंदर जो मोल्टेन लिक्विड है उसके सर्कुलेशन के कारण, जो सर्कुलेटिंग इलेक्ट्रिक करंट होता है, अर्थ में जो मोल्टेन लिक्विड होता है उस मोल्टेन लिक्विड के कारण सर्कुलेटिंग करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो वही हम लोग करने जा रहे हैं। एक अर्थ पहले मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये अर्थ का एक्सिस, अर्थ अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा। इसको हम लोग नॉर्थ पोल बोलते हैं, इसको साउथ पोल। इसका एक नेम भी है, जियोग्राफिकल एक्सिस।
एक्सिस। इस अर्थ के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को। तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए तुम एक मैग्नेटिक डाइपोल एज्यूम करो और वो डाइपोल कहाँ रखो, अर्थ के सेंटर पर। अर्थ के सेंटर पर कैसे रखना है, इस तरह से रखना है कि अर्थ उस मैग्नेट का, मैंने क्या बोला कि मैग्नेटिक फील्ड दिखाने के लिए अर्थ का एक मैग्नेटिक डाइपोल एज्यूम करते हैं, कहाँ, सेंटर पर। और उस मैग्नेट का एक्सिस, देखो तो ये मैग्नेट का एक्सिस है जो जियोग्राफिकल एक्सिस से, अर्थ का मैग्नेटिक एक्सिस जियोग्राफिकल एक्सिस से अबाउट 11.5 डिग्री का एंगल बना रहा होता है। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, मैग्नेटिक एक्सिस। ये जियोग्राफिकल एक्सिस और ये मैग्नेटिक एक्सिस, इसको मैं नाम लिख दे रहा हूं, मैग्नेटिक एक्सिस। इसको जियोमैग्नेटिक एक्सिस भी बोलते हैं। ये जियोग्राफिकल एक्सिस, ये जियोमैग्नेटिक एक्सिस। इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल इस तरफ लेते हैं और साउथ पोल इस तरफ लेते हैं। अर्थ के इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल और अर्थ के इस पॉइंट को बोलते हैं जियोग्राफिकल पोजीशन, बोल सकते हो इस पोजीशन को जियोग्राफिकल साउथ पोल, जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल। मैं इसको लिख रहा हूं जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल और इसे हम लोग बोलते हैं जियोग्राफिकल साउथ पोल। अब ऐसा क्यों बोलते हैं, देखा जाए तो साउथ इधर है और नॉर्थ इधर है, तो इसको जियोग्राफिकल साउथ पोल बोलना चाहिए था, लेकिन इसको हम लोग बोलते हैं जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल और इसे बोलते हैं जियोग्राफिकल साउथ पोल। तो मैं ये पहले एक्सप्लेन कर देता हूं कि जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल और जियोग्राफिकल साउथ पोल क्यों बोलते हैं। अगर मैं यहां पर किसी मैग्नेट को स्ट्रिंग से सस्पेंड करूं, यहां पर मैं खड़ा होकर के किसी मैग्नेट को स्ट्रिंग से सस्पेंड करूं, तो देखो तो उस मैग्नेट का नॉर्थ पोल अर्थ के साउथ पोल को अट्रैक्ट करेगा या अर्थ का साउथ पोल उस मैग्नेट के नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करेगा। अगर मैं यहां पर कोई फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट रखूं तो उस मैग्नेट का नॉर्थ पोल अर्थ के सरफेस की तरफ आ जाएगा, क्योंकि ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। तो देखो तो मैग्नेट का नॉर्थ पोल अर्थ के सरफेस पर है, इसी को देखकर बोला गया है जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल, इसी को देखकर डिफाइन किया गया है। उसी तरीके से यहाँ पर फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट रखोगे तो यहाँ पर साउथ पोल फेस करेगा अर्थ के सरफेस को, मैग्नेट का साउथ पोल अर्थ के सरफेस को फेस करेगा, इसलिए इसको बोलते हैं जियोमैग्नेटिक। यहाँ मैंने गलत बोल दिया था, जियोग्राफिकल तो ये जियोमैग्नेटिक है, मैंने टर्म भी यूज किया था जियोमैग्नेटिक। जियोमैग्नेटिक नॉर्थ पोल, जियोमैग्नेटिक साउथ पोल। ये जियोग्राफिकल पोल्स है और ये मैग्नेटिक एक्सिस पर का पॉइंट को बोलते हैं जियोमैग्नेटिक पोल्स, जियोमैग्नेटिक नॉर्थ पोल, जियोमैग्नेटिक साउथ पोल।
क्यों करते हैं मैंने इससे एक्सप्लेन कर दिया। अब मैं इसको रब कर देता हूं। अब अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इसी पोल्स के, इसी के कारण, इसी डायपोल के कारण अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड लिख रहे हैं। तो मैं कैसे दिखा सकता हूं? देखो तो नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड निकलता है और साउथ पोल पर मैग्नेटिक फील्ड अर्थ का टर्मिनेट करेगा। नॉर्थ पोल जियोग्राफिकल नहीं, जियोमैग्नेटिक नॉर्थ पोल पर, जियोमैग्नेटिक नॉर्थ पोल पर टर्मिनेट करेगा और जियोमैग्नेटिक साउथ पोल से ओरिजिनेट करेगा। इस तरह से अब मैं इसके बारे में कुछ पॉइंट्स लिख देता हूं। तो मैंने टर्म यूज किया था कि अर्थ इज ए नेचुरल सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ इज ए नेचुरल सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। The theory of Earth's magnetic field is not yet clear, but it is believed that it is due to circulating electric current induced in the molten liquid. अब अर्थ मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड कुछ टर्म हम लोग डिफाइन करते हैं, वही मैं लिखने जा रहा हूं। टर्म्स रिलेटेड टू Earth's magnetic field. एक टर्म यूज करते हैं जियोग्राफिकल मेरिडियन और एक टर्म यूज करते हैं जियोमैग्नेटिक मेरिडियन। अभी ये है क्या जियोग्राफिकल मेरिडियन और जियोमैग्नेटिक मेरिडियन? तो अर्थ के सरफेस पर कोई पॉइंट इमेजिन करो, मान लो ये स्फीयर है, तो अर्थ के सरफेस पर यहाँ कोई पॉइंट है, यहाँ कोई पॉइंट है, ये पॉइंट और अर्थ का एक्सिस ऑफ रोटेशन, अर्थ का एक्सिस ऑफ रोटेशन और इस पॉइंट को कंटेन करने वाला प्लेन,
यहाँ मैंने पॉइंट लिया था, तो ये पॉइंट और अर्थ का एक्सिस ऑफ रोटेशन को कंटेन करने वाला प्लेन, इस प्लेन को बोलते हैं जियोग्राफिकल मेरिडियन। इस प्लेन को, अगर यहाँ पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट है तो ये प्लेन बनेगा। यहाँ पॉइंट लिया है अर्थ के सरफेस पर तो ये प्लेन बनेगा। तो जियोग्राफिकल मेरिडियन क्या है? अर्थ के सरफेस पर कोई पॉइंट और अर्थ के एक्सिस ऑफ रोटेशन को कंटेन करने वाले प्लेन को बोलते हैं जियोग्राफिकल मेरिडियन। एक टर्म और यूज करते हैं, मैग्नेटिक मेरिडियन। अर्थ का जो मैग्नेट एज्यूम किए हैं उसका एक्सिस, अर्थ के मैग्नेट का एक्सिस और अर्थ के सरफेस पर कोई पॉइंट, अर्थ के सरफेस पर कोई पॉइंट और अर्थ के सरफेस पर कोई पॉइंट और मैग्नेट का एक्सिस, उसको कंटेन करने वाले प्लेन को बोलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। अर्थ के सरफेस पर का कोई पॉइंट और मैग्नेट का एक्सिस को कंटेन करने वाले प्लेन को बोलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। अर्थ के सरफेस पर का कोई पॉइंट और एक्सिस ऑफ रोटेशन को कंटेन करने वाले प्लेन को जियोग्राफिकल मेरिडियन। अर्थ के सरफेस पर का कोई पॉइंट और मैग्नेटिक एक्सिस को कंटेन करने वाले प्लेन को मैग्नेटिक मेरिडियन। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक मेरिडियन प्लेन में होता है, जियोग्राफिकल मेरिडियन प्लेन में नहीं होता। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक मेरिडियन वाले प्लेन में हम लोग लिखते हैं। तो यही मैं लिखने जा रहा हूं, जियोग्राफिकल मेरिडियन। ये जियोग्राफिकल मेरिडियन क्या है, अभी मैंने एक्सप्लेन किया था। इट इज ए प्लेन, कौन सा प्लेन? कंटेनिंग जियोग्राफिकल एक्सिस एंड ए पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस। इट इज अ पॉइंट, सॉरी इट इज अ प्लेन, इट इज अ प्लेन। प्लेन है किसको कंटेन करने वाला? अर्थ के सरफेस पर का पॉइंट और जियोग्राफिकल एक्सिस, इसीलिए जियोग्राफिकल नाम दिया गया मेरिडियन। इट इज अ प्लेन, इट इज अ प्लेन containing जियोग्राफिकल एक्सिस, जिसको एक्सिस ऑफ रोटेशन भी बोल सकते हो अर्थ का, जियोग्राफिकल एक्सिस, जिसको एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ भी बोल सकते हैं, एंड अ पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस। तो मेरिडियन क्या होता है? प्लेन होता है। जियोग्राफिकल है मेरिडियन, तो जियोग्राफिकल एक्सिस को कंटेन करने वाले प्लेन से होगा। उसी तरीके से मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होगा? मैग्नेटिक एक्सिस और अर्थ का कोई पॉइंट, उसको कंटेन करने वाला प्लेन। इट इज अ प्लेन कंटेनिंग जियोग्राफिकल नहीं, जियोमैग्नेटिक एक्सिस, जियोमैग्नेटिक, स्मॉल में होगा, जियोमैग्नेटिक
जियोमैग्नेटिक एक्सिस, जिसको बोल सकते हैं, इसको मैग्नेटिक एक्सिस भी बोल सकते हैं, मैग्नेटिक एक्सिस। एंड ए पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस। तो इस तरह से मैंने जियोग्राफिकल मेरिडियन और जियोमैग्नेटिक मेरिडियन को एक्सप्लेन कर दिया। तो आपको मैंने जियोग्राफिकल मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा, जो अभी मैंने ये बोला था कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक मेरिडियन प्लेन में होता है, तो ये मैं लिख देता हूं, द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज इन मैग्नेटिक मेरिडियन प्लेन। मैग्नेटिक प्लेन लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरिडियन प्लेन को ही कहते हैं, इन मैग्नेटिक मेरिडियन। अब हम लोग पढ़ेंगे एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। एलिमेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को 3 पैरामीटर से डिस्क्राइब करते हैं, तो वही मैं लिखने जा रहा हूं। The earth magnetism is described by 3 parameters. By 3 parameters. क्या क्या? पहला तो होता है डेक्लिनेशन, जिसको थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा होता है इंक्लिनेशन, जिसको डिप भी बोलते हैं, इसको फाई से और कुछ लोग डेल्टा से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और थर्ड होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को इन्हीं तीनों के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए इन तीनों को एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। अब तीनों को मैं बारी बारी से एक्सप्लेन करता हूं कि क्या क्या है। डेक्लिनेशन क्या है, इंक्लिनेशन क्या है और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड क्या है। तो सबसे पहले डेक्लिनेशन। डेक्लिनेशन क्या है, याद करो अभी मैंने एक्सप्लेन किया था मैग्नेटिक मेरिडियन और जियोग्राफिकल मेरिडियन। दोनों प्लेन अर्थ के किसी पॉइंट पर तुम दोनों प्लेन को रिप्रेजेंट कर सकते हो।
उन्हीं दोनों प्लेन के बीच का एंगल, किसी पॉइंट पर तुम्हें डेक्लिनेशन फाइंड करना है, तो उस पॉइंट पर तुम मैग्नेटिक मेरिडियन और जियोग्राफिकल मेरिडियन देखो, और दोनों के बीच कुछ एंगल होगा। उन्हीं दोनों मेरिडियन के बीच के एंगल को बोलते हैं हम लोग, मेरिडियन बोलो या प्लेन बोलो, उन्हीं दोनों प्लेन के बीच के एंगल को बोलते हैं डेक्लिनेशन। तो मान लो अभी मैं एक अर्थ ऐसे कुछ बनाता हूं, ये पॉइंट पर ये प्लेन क्या बना, जियोग्राफिकल मेरिडियन, और इसी पॉइंट पर ये प्लेन क्या बना, मैग्नेटिक मेरिडियन। इन्हीं दोनों के बीच के एंगल को बोलते हैं, दोनों प्लेन के बीच के एंगल को बोलते हैं डेक्लिनेशन। तो मैं यहां पर डिफाइन करने जा रहा हूं, एट ए पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस, the angle between geographical meridian and magnetic meridian is called declination. इसे मैं बोल रहा हूं मैग्नेटिक मेरिडियन, और इस प्लेन को मैं बोल रहा हूं जियोग्राफिकल मेरिडियन। इन्हीं दोनों प्लेन के बीच का एंगल जो होगा, इसको हम लोग बोलते हैं डेक्लिनेशन। मैग्नेटिक मेरिडियन और जियोग्राफिकल मेरिडियन के बीच के एंगल को हम लोग बोलते हैं डेक्लिनेशन। तो मेरिडियन क्या है, दोनों प्लेन है, एक प्लेन ये और एक प्लेन ये, दोनों प्लेन के बीच का एंगल डेक्लिनेशन। अब हम लोग एक्सप्लेन करेंगे इंक्लिनेशन। जिसको फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, इंक्लिनेशन को डिप भी बोलते हैं, वो मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लिख चुका हूँ। इंक्लिनेशन को डिप भी बोलते हैं, जिसको फाई से भी रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा से भी रिप्रेजेंट करते हैं। मैं फाई लिख रहा हूँ, इसको भी वैसे ही एक्सप्लेन, इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, इंक्लिनेशन क्या होता है। अभी मैं इसको मैग्नेटिक मेरिडियन कर रहा था, इसको जियोग्राफिकल मेरिडियन, सॉरी मैग्नेटिक मेरिडियन, जियोग्राफिकल मेरिडियन। इसके डेफिनेशन के लिए मैं इसको जियोग्राफिकल मेरिडियन कर रहा हूं और इसको मैं मैग्नेटिक मेरिडियन बोल रहा हूं। इंक्लिनेशन को जब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं तो मैंने मेरिडियन को चेंज कर दिया है। मैंने ये एक्सप्लेन किया था कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक मेरिडियन में होता है। वो कैसे होता है, कुछ इस तरह से होता है। ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड। ये वर्टिकल डायरेक्शन है, ये वर्टिकल डायरेक्शन, और ये नॉर्थ पोल को, नॉर्थ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है।
मैग्नेटिक नॉर्थ, ये रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नेटिक नॉर्थ, जिसको हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक नॉर्थ ही बोलते हैं। ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है और ये वर्टिकल। तो इसका एक कंपोनेंट, इस मैग्नेटिक फील्ड का एक कंपोनेंट वर्टिकल डायरेक्शन में होगा, जिसको मैं वीवी लिख रहा हूं, और इसको मैं इस मैग्नेटिक फील्ड को, इसका ये कंपोनेंट जो कि नॉर्थ की तरफ है, इसी को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये क्या है मेरा, अब मैं इसको हटा देता हूं क्योंकि इसको रिप्रेजेंट करना जरूरी नहीं है। ये क्या है, BH है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अब ध्यान देना, मैग्नेटिक मेरिडियन में ही अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक मेरिडियन में होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाता है उसे ही हम लोग बोलते हैं इंक्लिनेशन या डिप। तो क्या है इंक्लिनेशन या डिप, क्या है, एंगल मेड बाय मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ विद द हॉरिजॉन्टल, या जिसको मैग्नेटिक नॉर्थ भी बोलते हैं। तो मैं इसको कैसे एक्सप्लेन करूंगा, एट ए पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस, at the point on the earth surface, it is angle made by magnetic field of earth, magnetic field of earth with the horizontal direction। तो हॉरिजॉन्टल के साथ अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जो एंगल बनाता है उसी को इंक्लिनेशन या डिप बोलते हैं। ये क्लियर हो गया। अब यहां से हम लोग डिप का कुछ पर्टिकुलर वैल्यू पर डिप फाइंड करना चाहते हैं, डिप या फिर बोलो इंक्लिनेशन। अभी मैंने अर्थ मैग्नेटिक फील्ड दिखाया था, अब ध्यान देना, मैं डिप फाइंड करना चाहता हूं अर्थ के कुछ पर्टिकुलर पोजीशन पर। अच्छा, मैंने एक दो पॉइंट अर्थ का जब मैग्नेटिक फील्ड एक्सप्लेन कर रहा था तो एक पॉइंट मैं और डिस्कस करना चाहिए था। वो पॉइंट क्या है, देखो तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है अर्थ का, तो इस प्लेन को बोलते हैं हम लोग इक्वेटर। ग्रेविटेशन में ये जानते होंगे, इसको मैं इस पॉइंट को बोलते हैं इक्वेटर और प्लेन को बोलते हैं इक्वेटोरियल प्लेन। उसी तरीके से मैग्नेट का भी इक्वेटर होता है। ये मैग्नेट है तो मैग्नेट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला पॉइंट, ये सारा अर्थ के सरफेस पर का पॉइंट को बोलते हैं इक्वेटर। इसे इक्वेटर बोलते हैं और इससे बने हुए प्लेन को बोलते हैं मैग्नेटिक इक्वेटोरियल प्लेन, मैग्नेटिक इक्वेटोरियल प्लेन। लेकिन इसको प्लेन हम लोग जरूरत नहीं पड़ती यूज करने का, तो इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे मैग्नेटिक इक्वेटर।
मैग्नेटिक इक्वेटर। प्लेन की जरूरत अपने को नहीं पड़ती। ये क्या है, ये सर अर्थ का ये सारे पॉइंट्स को बोलेंगे हम लोग मैग्नेटिक इक्वेटर। तो हम लोग इंक्लिनेशन या डिप कहाँ कहाँ देखते हैं, एक इक्वेटर पर देखते हैं और जियोमैग्नेटिक पोल्स पर देखते हैं। तो देखो, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, ये है। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ये है, तो यहां पर मैं मैग्नेट रखूंगा, कोई मैग्नेट रखूं मैं, तो उसका नॉर्थ पोल मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग और साउथ पोल उसके अपोजिट। देखो तो यही होगा। तो यहां पर मैग्नेट कैसे है, यहां पर मैग्नेट इस तरह से। तो देखो, तो सारा मैग्नेटिक फील्ड किधर है, हॉरिजॉन्टल। यहां पर मैं अगर हो रहा हूं तो मुझे मैग्नेटिक फील्ड कैसा दिखेगा, हॉरिजॉन्टल। मैग्नेटिक फील्ड मुझे दिखेगा इक्वेटर पर मुझे हॉरिजॉन्टल, यानी कि ये मैग्नेटिक फील्ड जो अर्थ का है मुझे ये दिखेगा। पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दिखेगा। कहां पर, इक्वेटर पर। तो इक्वेटर पर दिखेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो ये बी फील्ड इधर दिखेगा अपने को। तो फाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। मैग्नेटिक फील्ड इधर ना होकर के हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दिखेगा, तो फाई का वैल्यू क्या, हॉरिजॉन्टल से ही तो एंगल देख रहे हैं हम, मैग्नेटिक फील्ड का एंगल हॉरिजॉन्टल से। तो मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो फाई 0। तो इक्वेटर पर फाई क्या हो जाएगा, 0। अब आ जाओ यहाँ मैग्नेटिक पोल्स पर। तो मैग्नेटिक पोल्स पर मैग्नेट कैसा होता है, ऐसा। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, वर्टिकल डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल डायरेक्शन में। यहां पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड कैसा दिखेगा, वर्टिकली, यहां पर वर्टिकली। तो जितना नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो मुझे वर्टिकल डायरेक्शन में दिखेगा, वर्टिकल डायरेक्शन में दिखेगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड मुझे इधर दिखेगा, तो मेरा फाई कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। इसलिए इक्वेटर पर ये मैग्नेटिक पोल्स, इक्वेटर नहीं, मैग्नेटिक पोल्स पर फाई कितना, 90 डिग्री, और इक्वेटर पर फाई कितना, 0 डिग्री। क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड मुझे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दिखेगा, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड मुझे वर्टिकल डायरेक्शन में। तो यही मैं लिखने जा रहा हूं। डीप या इंक्लिनेशन कहां पर देखना आपने को, इक्वेटर पर, मैग्नेटिक इक्वेटर। ये जो दिखा रहा हूं इक्वेटर लिख रहा हूं, मतलब मैग्नेटिक इक्वेटर की मैं बात कर रहा हूं। लिख भी देता हूं, मैग्नेटिक इक्वेटर। मैग्नेटिक इक्वेटर पर फाई कितना, 0। और मैग्नेटिक पोल्स पर कितना हो जाएगा, फाई 90 डिग्री। एक टर्म और डिफाइन कर लेता हूं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, फिर क्लास को फिनिश करता हूं। थर्ड पैरामीटर क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वो तो नाम से ही पता चल रहा है। अभी मैंने ये जो दिखाया था मैग्नेटिक मेरिडियन प्लेन, उसमें मैग्नेटिक फील्ड अर्थ का ये था, उसका ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट BH। तो नाम से ही पता चल रहा है कि अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को हम लोग बोलते हैं
हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, जिसको BH से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या है, इट इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। किधर, along मैग्नेटिक नॉर्थ इन मैग्नेटिक मेरिडियन प्लेन, along मैग्नेटिक नॉर्थ इन मैग्नेटिक मेरिडियन प्लेन। तो इसको कैसे लिख सकता हूं मैं, अगर ये डीप या इंक्लिनेशन फाई है तो मैं BH को B के टर्म में कैसे लिख सकता हूं, ये B है तो ये क्या हो जाएगा, B का कंपोनेंट B cos फाई, और B cos फाई ही BH है, तो BH मैं कैसा लिख सकता हूं, B cos फाई। हॉरिजॉन्टल अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ फाई इंक्लिनेशन या डिप। आज इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ाएंगे।